बिहार में 18वीं विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के साथ अब नई सरकार के गठन को लेकर सब कवायद शुरू हो गई है, क्यास लगने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री तो तय है, नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन फिर इसमें और बड़ा बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी 2-3 दिन के अंदर शपथ ग्रहण का टाइम और स्थान, डेट सब कुछ तय हो जाने वाला है। अभी विधायकों के मिलने जुलने का सिलसिला चालू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो जदयू के भी अध्यक्ष हैं, उनसे आकर चिराग मिले, बीजेपी के सारे नेता मिल रहे हैं। सब कोई कहा आप लोग जीत मिली है तो सब जाकर नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। और अब भाजपा के विधायक नेताओं की बैठक भी हो रही है। जो आप जानते हैं ना कि 243 सीट वाली विधानसभा में इस बार के चुनाव में एनडीए को उम्मीद से अधिक किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2 शतक पुराया, 202 सीटें मिली और विपक्षी महागठबंधन को, जिसका तेजस्वी यादव अगुवाई कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए थे, उन्हें मात्र 35 सीटें मिली। अब खुद तेजस्वी को 25 सीट मिली है, राजद को। तो ये बड़ा झटका हुआ है। और उसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि भाजपा को इस बार भी, जैसे मौजूदा विधानसभा में भाजपा के अधिक विधायक हैं, इस बार 243 के सभा में, विधानसभा में भाजपा को 89, मतलब पिछली बार से सच पूछे उसे 15 सीटें ऐड हुई। 75 सीट मिली थी पिछली बार उसको, 74 सीट, और जदयू को 85 सीट मिली है। तो सबसे अधिक लाभ हुआ कि उसकी सीटें दुनी हो गई। पिछले चुनाव में तो 43 सीट मिली थी, इस बार 85 सीट मिली। लोजपा का तो खाता खुला था, 1 सीट मिली थी पिछली बार। और ये आपको चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को डिसलॉज करने के लिए लड़ रहे थे। 135 सीट के लिए वो चुनाव लड़े थे, 1 सीट मात्र जीते थे, 9 सीट पर सेकंड थे। लेकिन इस बार वो भी 1 सीट जीते थे, वो विधायक जा मिला था जदयू में। तो असेंबली में कोई विधायक नहीं था चिराग की पार्टी का। अब इस बार चिराग लड़े 28 सीट और उनको 19 सीट पर जीत मिली, मतलब 18 सीट और एड ऑन हो गया उनको। पिछले बार की तुलना में 1 सीट जीते थे, अब 18 और जुट गया, 19 सीट हो गए। और हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी हैं, उनको 5 सीट मिली है, 1 सीट उन्हें भी ऐड हुआ है, 4 विधायक थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का तो खाता भी नहीं खुला था, वो तो पिछली बार ओवैसी साहब के साथ नीतीश के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार उनका भी न सिर्फ खाता खुला, उनकी धर्मपत्नी भी एमएलए हो गई है और वही मंत्री भी हो सकती है। आगे मैं चर्चा करूँगा। उनको 4 सीट मिली है। तो महागठबंधन में जो बहुमत चाहिए पूरा हाउस में 122 का, और सीट मिल गई 202 का, तो अब तो आप समझ सकते कि प्रचंड जीत जिसको आप कह सकते हैं। वो 3/4 सीटें मिल गई हैं, उससे अधिक। और महागठबंधन में जो 35 सीट मिली है, उसमें राजद को अकेले, जैसा मैंने आपको बताया कि 50 सीट मिली है, और पिछले चुनाव की तुलना में 25 सीट मिली है, और 50 सीट का नुकसान हो गया उसको। कांग्रेस जो 19 विधायक थे उसके, पिछले चुनाव में 70 सीट लड़ी थी, इस बार 61 सीट के लिए चुनाव लड़ी और उसके मात्र 6 विधायक जीते, 13 सीटों का नुकसान हो गया। वामदल को भी 9 सीट का नुकसान हो गया, मात्र 3 विधायक उसके जीते, माले के 2 विधायक और 1 सीपीएम के। और फिर उसी तरह से वीआईपी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। पिछली बार 4 विधायक होते थे एनडीए के साथ, मुकेश सहनी, तो 4 विधायक, हालांकि वो खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन मंत्री भी बना दिए गए। बाद में उनके सारे विधायक सब बीजेपी में जा मिले थे। खैर, अब तो इस बार उनका खाता भी नहीं खुला। और आईपी पार्टी, जो आईपी गुप्ता की पार्टी थी, नई पार्टी बनाई थी, एक नई एंट्री हो गई महागठबंधन के साथ। अब खुद आईपी गुप्ता भी सहरसा से जीत गए। तो यही है 35 सीट का वो उल्लेख। और आप पहले फेज में आप जानते हैं ना, 121 सीट के लिए चुनाव हुआ था 18 जिलों में। उसमें 121 सीट के चुनाव में एनडीए को 103 सीट पर जीत मिली। और सेकेंड फेज में 20 जिलों में 122 सीट के लिए चुनाव हुई थी, तो उसमें एनडीए को 100 सीट पर जीत मिली, महागठबंधन को 22 सीट पर जीत मिली। ये तो एक जो चुनाव का परिदृश्य था, वो अभी जो डिसीजन हो गया था आज के बाद, अब होगा कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। आपको जैसा मैंने बताया कि बीजेपी फिर इस असेंबली में भी बड़े भाई की भूमिका में लड़ी, तो बराबर सीट, जुड़वा भाई थे। ये सीट के हिसाब से 4 सीट अधिक हो गई है, तो मंत्री कितने होंगे, ये सवाल है। देखिए, मैं मान रहा हूँ आपको जो आकलन है उसके हिसाब से
कि बीजेपी का कद बढ़ गया असेंबली में, जो बढ़ा ही हुआ था, जदयू से ज़्यादा था, लेकिन जब सरकार बनेगी ना उसमें उसके पद घट जाएंगे। अभी मौजूदा असेंबली में तो जदयू के मंत्री 43 विधायक के आधार पर बनाए गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन मंत्रियों की संख्या, भाजपाई मंत्रियों की संख्या अधिक थी सरकार में। लेकिन जब नई सरकार बनेगी उसमें विधायकों की सब 36 ही मंत्री न बनाए जा सकते हैं, और उसमें एक नया पार्टनर आ गए हैं लोजपा के चिराग पासवान, 19 विधायक लेकर। स्वाभाविक है उनकी सहभागिता सरकार में। केंद्र में वो है मंत्री एनडीए में, बिहार में तो वो एनडीए के 7 भर ही है, कोई सरकार में उनकी हिस्सेदारी या भागीदारी थी नहीं। तो नई सरकार में लोजपा की भी भागीदारी संभव हो। 19 विधायक की ताकत है और बार्गेनिंग क्षमता के तो माहिर न हैं, तो इस मामले में लगता है कि कहीं एक डिप्टी सीएम का पद भी न मिल जाए, और कम से कम 2 तो और मंत्री बनेंगे ही उसके। अब तो इसलिए मैंने कहा कि एक बड़ा बदलाव होगा कि अधिक सीट जीतने के बावजूद बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घट जाएगी और जदयू के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए कि भाई तो लगभग अब 85 और 79, तो अभी 43 पर न मंत्री थे। एक बड़ा बदलाव ही होगा। अब मांझी जी पहले ही से उनके सुपुत्र यहाँ मंत्री थे, अब ये हैं भी, वो चुनाव नहीं परिषद में है, 7 आदमी 29 मंत्री चुनाव लड़े थे। अब मुख्यमंत्री सहित उसमें जनक राम सुमन जो मांझी जी के सुपुत्र लोग चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन सरकार बनेगी तो नेचुरल है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं हम के, तो वो मंत्री बनेंगे ही। तो एक और मंत्री का पद मांझी जी हमेशा दावा करते रहेंगे। अब जैसा मैंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी भी विधायक बन गई हैं सासाराम से, स्नेहलता कुशवाहा, तो इस बार कोई एक मंत्री पद मिलेगा तो वो कुशवाहा जी की पत्नी को ही मिलेगा। टोटल इसी कंपोजिशन के हिसाब से नई कैबिनेट बनने वाली है। बिहार में 36 मंत्री जो दोनों हाउस को मिलाकर बन सकते हैं। नई सरकार में ये तय है कि जो वर्तमान सारे मंत्री हैं उसमें कुछ नए चेहरे भी हों, कुछ लोगों को शायद अवसर नहीं मिलेगा, और एक का तो यूं ही चुनाव ही हार गए। 29 मंत्री चुनाव लड़े नीतीश कैबिनेट के, उसमें सुमित कुमार सिंह चुनाव हार गए, जो चकाई से लड़े थे, वहाँ वो सीट राजद जीत गई। और कुल मिलाकर एक बदलाव भी है, मंत्री के चेहरे में ही बदलाव होगा। और राजद के विपक्ष के नेता की कुर्सी तो उसकी बची रह गई सही सलामत, लेकिन अब एक स्पीकर के पद का सवाल होगा। अभी नंद किशोर यादव भाजपाई हैं, उनको पार्टी ने बेटिकट कर दिया, वो चुनाव लड़े नहीं। तो 17वीं विधानसभा में जहाँ नंद किशोर यादव स्पीकर थे, 18वीं विधानसभा में अब कोई नया चेहरा होगा। अब वो फिर बीजेपी के ही हैं, तो शायद बीजेपी ही वहाँ लेगी, स्वाभाविक है। हालांकि विधान परिषद में सभापति भाजपाई ही हैं, अवधेश नारायण सिंह। तो यदि बीजेपी का अध्यक्ष होगा तो उपाध्यक्ष होगा जदयू का, जैसे अभी नरेंद्र नारायण यादव है। तो कुल मिलाजुलकर इसी कंपोजिशन पर अब नई सरकार बनने की चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी ने अपना मंथन शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है कि वो सारी लिस्ट फिर नीतीश कुमार, जब यह सारी औपचारिकता हो जाएगी कि हर दल अपने अपना नेता चुनेगा और सब मिलकर के फिर एक संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार पुनः नेता चुने जाएंगे और 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। प्रारंभ में जो मैंने आपसे बात की कि अभी स्थान डेट शायद वो राजभवन में होगा कि राजभवन के बाहर होगा। प्रधानमंत्री का भी आना उसमें तय है, प्रधानमंत्री आएंगे, संभव वो अमित शाह आवे, और फिर नहीं तो भाजपा के अध्यक्ष तो आएंगे ही, और यहाँ जदयू के अध्यक्ष को 10वीं बार सीएम बनने का अवसर मिलेगा। तो ये टोटल अभी बिहार में जो 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो आज राजनीतिक परिदृश्य अपडेट किया आपको, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए। कोई सवाल है तो जरूर उठाइए, कहा कि अब जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है। हाँ, एक इसमें और जो आपके लिए जानने योग्य बात है कि आज जन स्वराज पार्टी ने अभी से एक दबाव बना दिया, कहा कि भाई दागी मंत्रियों को आप, जो अभी दागी मंत्री जिनके बारे में उनके भ्रष्टाचार हमने उजागर किए, ऐसे लोगों से दूर रखा जाए। जब ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो फिर हमारा विरोध उससे, आपको मालूम है ना कि जन स्वराज की ओर से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के उम्र और उनके शैक्षणिक योग्यता के सवाल पर, अशोक चौधरी की पूरी कमाई उनके भ्रष्टाचार पर, दिलीप जायसवाल के एक मेडिकल कॉलेज को कब्जा कर लेने के कारण, और संजय जायसवाल जो सांसद हैं, हालांकि सब मामला दो तो वही लोग ने मानहानि का भी केस किया है,
लेकिन ये मुद्दे अपनी जगह हैं। तो जन स्वराज पार्टी ने तो भ्रष्टाचार उजागर करने की बात की थी, कहा था कि सत्ता में आएंगे तो 100 भ्रष्टतम नेताओं और अधिकारियों को हम जेल में भेजेंगे, उनकी संपत्ति की जांच कराएंगे। खैर उस पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला, तब उसकी बात क्या किया जाए। लेकिन जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज ज्वाइंट पीसी करके ये बात कही है कि दागी मंत्रियों को सरकार में, नई सरकार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो नीतीश कुमार कहा करते हैं कि 3C से कब समझौता नहीं करेंगे, करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म से। तो करप्शन के मामले में जो दागी मंत्री हैं उनको दूर किया जाए। तो आज ये चर्चा थी। फिर आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोग को बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।